Dear students, now come to the question number 9. For question, refer your textbook. मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, केवल मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा. A car moves at a uniform speed of 75 km/h. How much distance will it cover in 98 hours? क्या है कि एक कार 75 km/h के यूनिफॉर्म मोशन से भी समान गति से चल रही है. मीन्स उसकी जो मोशन है, स्पीड है, वो स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती है, हमेशा 75 km/h. मीन्स वो 1 आवर में 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है. हाउ मच डिस्टेंस इट कवर इन 98 hours? 1 hour में 1 hour a car covers 75 kilometer. Then how much distance it will cover in 98 hours? इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. कैसे लिखेंगे तो इसके लिए देखते हैं. सोल्यूशन है, डिस्टेंस कवर इक्वल टू 75 किलोमीटर. 75 किलोमीटर therefore distance covered in 98 hours. 98 hours is equal to 75 into 98 km. Now we multiply units by 75. We can write 25 into 98 as 75 into 100 minus 2. So I km is equal to 75 into 100 minus 75 into 2. km equal to 75. जब 0 पुटअप कर देंगे माइनस 75 होगा 150. आपको 75 0 माइनस 0 7 minus 5 5 4 minus 1 2 7 7,360 किलोमीटर. ये वाला आंसर डिस्टेंस कवर्ड in 98 hours equal to 7,360 kilometer. Now students, come to the question number
11. Question number 11. Question number 10 will be solved in the same way as I solved the question number 10. जैसे मैंने question number 10 को solve, sorry, this is question number 9. Question number 9. Question number 9 को मैंने solve किया है सेम जैसे मैंने question number 9 को solve किया, question number 9 था सारी, हाँ उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है और डीलर परचेज 139 VCRs if the cost of each set is ₹24,350, find the cost of all the sets together। तो कहा है कि एक डीलर 139 VCR खरीदता है, अगर एक VCR सेट की कीमत 24,350 रुपये है तो 139 VCR की कीमत क्या होगी, कास्ट क्या होगी। तो सिंपली 24,350 को हम 139 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कास्ट ऑफ ऑल द सेट्स टुगेदर मालूम हो जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 11। 10 है, ऐसा कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी तरह से है। यहाँ हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्ट 197 हाउसेज। एक हाउसिंग सोसाइटी ने, घर बनाने वाली सोसाइटी ने 197 घरों का निर्माण किया। If the cost of construction for each house is ₹4,50,000, तो अगर एक घर को बनाने का खर्च 4,50,000 रुपये है तो व्हाट इज द टोटल कास्ट फॉर ऑल द हाउसेज। तो अगर एक घर बनाने का कास्ट 4,50,000 है तो 197 हाउसेज को बनाने का कास्ट कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि कास्ट ऑफ constructing 197 houses will be 197 times of the cost of constructing one house। एक घर के बनाने का जो कास्ट है उसका 197 टाइम होगा कास्ट 197 घरों को बनाने का। तो सिंपली हम 4,50,000 को 197 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 197 हाउसेज मालूम हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज 50 chairs and 30 blackboards were purchased for a school. If each chair cost ₹1,065 and each blackboard cost ₹1,645, find the total amount of the bill। कहा गया है कि एक स्कूल के लिए 50 चेयर्स और 30 ब्लैकबोर्ड्स खरीदे गए। एक चेयर की कीमत ₹1,065 है और एक ब्लैकबोर्ड की कीमत 1,645 रुपये है। तो हमें टोटल अमाउंट बिल का टोटल अमाउंट कितने रुपए का आपको बिल बना, तो टोटल अमाउंट क्या है हमें मालूम करना है। तो चूंकि देखिए यहाँ पे कास्ट ऑफ 1 चेयर दिया है और कास्ट ऑफ 1 ब्लैकबोर्ड दिया है, तो 5 चेयर कास्ट 50 चेयर से कास्ट निकालनी है। तो कास्ट ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 50, कास्ट ऑफ 1 चेयर इंटू 50 करने पे 50 चेयर की कास्ट आ जाएगी। उसी तरह से कास्ट ऑफ 1 चेयर ये 1 ब्लैकबोर्ड में हमें 1 ब्लैकबोर्ड हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास्ट ऑफ 30 ब्लैकबोर्ड्स मालूम हो जाएगी। उसके बाद हम कास्ट ऑफ 50 चेयर्स और कास्ट ऑफ 30 ब्लैकबोर्ड को क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, इनका सब निकाल देंगे तो हमें टोटल अमाउंट ऑफ बिल मालूम हो जाएगी। तो आइए करते हैं, कैसे करेंगे।
cost of one share is equal to 1065 equal to rupees 1065. So the cost of 50 shares is equal to rupees 1065 into 50 is equal to अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वन शेयर इज इक्वल टू 1065 नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 50 कॉस्ट ऑफ 50 शेयर्स इक्वल टू 1065 into 50 मल्टीप्लाई करते हैं 5 ऑफ 1065 में 1065 तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 5 25 कैरी 2 5 6 32 32 कैरी 3 5 0 प्लस 3 5 प्लस 5 इतना आ जाएगा तो फिर आ जाएगा रुपीज 5325। आइए वंस अगेन हम देख लेते हैं गाड़ी से 5 25 कैरी 2 5 32 कैरी 3 5 अगर 5335 और इसके ऊपर एक जीरो मतलब करें जीरो है ये तो आ गया 50 शेयर्स का कास्ट। अब आइए हम 30 ब्लैक बोर्ड का कास्ट निकालते हैं। कास्ट ऑफ वन ब्लैक कास्ट ऑफ वन ब्लैक बोर्ड इक्वल टू 1645 so the cost of 30 ब्लैकबोर्ड की संख्या 30 है 30 ब्लैकबोर्ड इक्वल टू 1645 into 30 1645 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कास्ट ऑफ 30 ब्लैकबोर्ड कौन हो जाएगी। खाली मल्टीप्लाई करते हैं 3 by 15 और 3 by 15 कैरी 1 3 हो जाएगा 12 1 5 कैरी 1 कैरी 1 हो जाएगा 1 when we multiply 1645 by 3 we get 4995। यहाँ एक जीरो बचा हुआ है यहाँ पे बचा हुआ है तब कर देंगे तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ नाउ blackboard equal to rupees 53,250 plus 41,000
There are three students now. Listen the question number 13 which I am going to read out. Question number 30 is, there are 6 sections of class 6 in a school. एक स्कूल के क्लास 7 में 6 सेक्शंस हैं and there are 45 students in each section. कहा गया कि क्लास 6 में 6 सेक्शन है और हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं. जब हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट हैं तो 6 सेक्शंस में कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 सेक्शंस निकालने के लिए हम 45 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 सेक्शंस ऑफ क्लासेस के 6 सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट मालूम हो जाएगी. उसके बाद है इफ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट विल बी 1650. तो अगर मंथली चार्ज है स्टूडेंट का 1650 रुपी है तो फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6. तो क्लास 6 से कुल कितना कलेक्शन होगा रुपए का हर एक महीने में, हमें ये मालूम करना है. तो पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस यानी 6 सेक्शन से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 सेक्शन आ जाएगा. उसके बाद उस नंबर को हम 1650 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मंथली कलेक्शन वाला हो जाएगा. तो इसको आप कर लीजिएगा. Now see the question number 14. The product of two whole numbers is 0. What do you conclude? लिखा है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, which means two whole number. If the product of two whole numbers is 0, then one of them must be 0. तो उन दोनों में से कोई एक नंबर को अवश्य ही 0 होना चाहिए. यही कंक्लूजन यही है, निष्कर्ष यही है. हम कंक्लूड करते हैं कि उन दोनों में से एक नंबर अवश्य ही या तो दोनों 0 हो या कम से कम एक नंबर 0 अवश्य होगी. क्योंकि अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 प्रॉपर्टी ये होता है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी होल नंबर बाय 0 तो वी गेट 0 ऑलवेज. तो इसके अनुसार दोनों में से दोनों 0 हो या वन ऑफ देम मस्ट बी 0. तो फिल इन द ब्लैंक्स है सब आपको. आइए फिल इन द ब्लैंक्स करा लेते हैं. लिखिएगा Dear students, to make you solve each question will be time taking. So I am telling you the method of solving problems. कैसे सॉल्व करेंगे मैं और भी बता दे रहा हूँ, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना यहाँ बहुत समय लेगा, वो पॉसिबल नहीं है. मैंने 8 करा दिया, आपको 9 करा दिया, 10 का मैंने बताया था आपको, 11 का मैंने कराया नहीं, मैं 12 कराया. इस तरह से आप कर लीजिएगा. तो ये मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. फिल इन द ब्लैंक्स है. तो रोमन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एंड. तो अगर 2 ऑड नंबर का हम सम निकालते हैं तो हमेशा एक इवन नंबर आता है. इवन नंबर आता है, जैसे मर्जी 1 है, 1 इज एन ऑड नंबर and 3 is also an odd number. Then we get the sum of 2 odd numbers equal to 4, that is even. Likewise, we take 5 as an even number, 1 even number, and 7 as second even number. Then after adding we get 10, which is एंड इवन नंबर. इस तरह से हम पाते हैं
कि जब 4 नंबर्स का सब निकालते हैं तो इवन नंबर आती है, इसलिए पहले में भरना होगा 15 का क्वेश्चन नंबर 1 इवन नंबर है एंड इवन भर देना है। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर ही होगा। जैसे पहले 5 है इंटू 1 इज इक्वल टू 5, यह ऑड नंबर 9 इंटू 3 इक्वल टू 9 27 लिखे 9 और 3 ये ऑड नंबर है, इसका प्रोडक्ट भी ऑड नंबर ही आ रहा है। और ये 15 इंटू 9 करते हैं 135। यहाँ पे ये 2 3 ऑड नंबर है 15 और 9, उनका लेते हैं प्रोडक्ट भी ऑड नंबर ही है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑड नंबर लेते हैं 19 इंटू 3 लेते हैं 57 इज आल्सो ऑड नंबर। तो यहाँ करते हैं 11 इंटू 9, 11 और 9 दोनों ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 99। तो एवरी एग्जाम्पल we find out that the product of 2 odd numbers is always an odd number। यहाँ रखेंगे odd। ये है कॉमन नंबर थर्ड ऑप्शन 5। a is equal to a is not equal to 0 and a into a is equal to a आ रहा है। तो a की वैल्यू क्या होगी? यहाँ की a इंटू ए करने पर a ही आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं है, a की वैल्यू 0 नहीं है। a इज अदर देन 0, 0 की अपेक्षा दूसरी नंबर है, लेकिन a इंटू ए करने पे हमारा a आ रहा है, मीन्स ये नंबर वाली a की वैल्यू क्या है 1 है। अगर हम 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम a 1 मान लेंगे, a इंटू ए इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी कि a के ही बराबर आ रहा है। अगर हम a को अदर देन 1 हम कोई मान लें होल नंबर, अदर देन 0 अदर देन 1 नंबर मान लें, 0 माने 1 मान लें, इसके अलावा कोई नंबर मान लें। अगर a को भी मानते हैं तो a इंटू ए 20 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं कि a इंटू ए, अगर a की वैल्यू 0 नहीं है तो a इंटू ए इक्वल टू a ही आए, वो a की वैल्यू 1 के लिए ही पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 होगा, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1। Now students, जो exercise 3D have been finished today. Now I am going to question. Now I am going to exercise 3E. Before solving the exercise 3E, I want to make you learn something, अब मैं make you understand something, मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। सब इसमें कुछ प्रॉपर्टी दी गई है कि डिवीजन बाय 0 इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाई, और ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3E है। जी के बाद हम ये शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3E। ये बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर के डिवीजन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो पहला है, आइए इसको हम आज स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 3E
Dear students, now I have start exercise 3E. एक्सरसाइज 3E ये डिवीजन से रिलेटेड है। इसमें कुछ प्रॉपर्टी बताया गया डिवीजन की। तो डिवीजन बाय जीरो एक प्रॉपर्टी है। इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। अगर यहाँ पर पहले बताया गया है कि अगर इफ a होल नंबर हो, ये अगर होल नंबर हो तो a को अगर जीरो से हम डिवाइड करेंगे, मान लीजिए a को हम मानते हैं 2 डिवाइडेड बाई जीरो करते हैं, तो ये मीनिंगलेस आता है। क्या है? मीनिंगलेस। a डिवाइडेड बाई जीरो ये मीनिंगलेस होता है। मीनिंग की कोई मीनिंग नहीं होती, यह अर्थहीन होता है। तो कहा कि ये अगर कोई होल नंबर हो तो ए को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये मीनिंगलेस होता है। अगर हम ए को मान लीजिए, ए को मान लेते हैं इश्यू ही है, इसकी डिवाइड बाई जीरो देन क्वोशिएंट विल बी मीनिंगलेस। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। इसी तरह से अगर इफ a इज अ नॉन जीरो होल नंबर, अगर a अगर कोई, यहाँ भी a नॉन जीरो होल नंबर है, a इज नॉन जीरो होल नंबर then a जीरो डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू जीरो। ये बताना है इसमें कि अगर यहाँ पे a कोई नॉन जीरो होल नंबर है, मीन्स a ऐसी नंबर है जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर अदर देन जीरो नंबर है, जीरो को छोड़ कोई दूसरी होल नंबर है, तो अगर हम जीरो को a से डिवाइड करेंगे, सपोज करिए a भी हमारा 2 हो गया, तो जीरो डिवाइड बाई हम करते हैं तो जीरो ही आएगा। यानी हम जीरो को किसी होल अदर देन जीरो होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है। तो ये बताना था। इस तरह से एग्जाम्पल दिया है यहाँ, जीरो डिवाइड बाई 3 इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइड बाई 57 इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई एनी होल नंबर अदर देन जीरो, एनी होल नंबर अदर देन जीरो, अदर देन जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। बस यही है कि जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करिए, लेकिन वो नंबर जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वैसा जीरो आता है। ये 2 प्रॉपर्टी है। आइए नाउ I am going to make you understand exercise 3E का एक फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3E। पहला क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक्सरसाइज 3E के पहले क्वेश्चन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर को चेक करना है। तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन से आंसर को चेक भी करना है। तो आइए जो करते हैं रोल नंबर क्वेश्चन 1 का रोल नंबर फर्स्ट, दैट इज 1936 डिवाइडेड बाई 16। तो 1936 डिवाइडेड बाई 16 करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। तो जैसा हम देखते हैं यहाँ पे डिविडेंड में 2
डिजिट्स है। यहाँ पर डिवाइडर है, डिवाइडर इज ऑफ 2 डिजिट्स। If there is 2 digits in divisor, then we take 2 digits from dividend also. तो अगर डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं तो डिविडेंड से भी हम 2 डिजिट लेंगे। अब हम 16 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 16 वाला क्वेश्चन 1 टाइम जाएगा। नाउ वी सबट्रैक्ट 16 from 19 we get 3. Then after we put 3 to the right of 3, it becomes 33. 16 to the 30, 16 to the 32. After subtracting, we get 1, and then after we again note down 16 to the right of 1, and 6 to the right of 1. It becomes 16. 16 from 16 to the right of 16 बन जा 16. पाते क्या रहेगा? क्वोशिएंट है और 128 है, डिवाइडर 16 है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, we have dividend is equal to divisor into quotient plus यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 1936 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा है। तो ऐसे कंडीशन में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड क्वोशिएंट के इक्वल होगा। तो आइए हम डिविडेंड निकालते हैं। बराबर ये 1900 डिवाइडर क्या 16 है।